और अब खबरें विस्तार से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर पांचजन्य को दिए एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भागवत ने ये तमाम बातें कही। सीधी सी बात उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। इस बयान के बाद चारों तरफ से सियासी पलटवार और सियासी घमासान जारी है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने मोहन भागवत के बयान को 2024 के लिए बीजेपी का मंत्र बताया है। केसी त्यागी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि मोहन भागवत ने बीजेपी के लिए मंत्र तय कर दिया है, हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। केसी त्यागी ने जनसंख्या के मुद्दे पर कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है और इसका समाधान सबको मिलकर निकालने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा मुसलमानों को लेकर बयान दिया गया और उस पर विवाद हो गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू सेक्रेटरी जनरल केसी त्यागी जी। सर, जिस तरह की बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी, क्या आप उससे सहमत हैं कि देश में इस्लाम मुसलमान सुरक्षित हैं, लेकिन उनसे बड़बोलेपन से श्रेष्ठता की लड़ाई से अलग हो जाना चाहिए? श्री भागवत जी का बयान 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा है। उन्होंने 2024 के आगामी आम चुनाव के लिए हिंदू और मुसलमान के आधार पर उनकी धार्मिक चाल चलन पे उनकी श्रेष्ठताओं को लेकर के जो वक्तव्य दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनावी मंत्र का काम करेंगे और ये उसी की कवायद का हिस्सा है। जहाँ तक भारतीय समाज की विवेचना का प्रश्न है, डॉक्टर लोहिया जो समाजवादी आंदोलन के नेता थे, उनका मानना था कि किसी भी मुस्लिम को बाबर पर या सूरी पर प्राउड नहीं करना चाहिए और किसी भी हिंदू को जायसी, रसखान और रजिया को अपना पुरखा मानने में परहेज नहीं करना चाहिए। तभी समाज बनता है, तभी समाज जुटता है। उन्होंने जनसंख्या का भी मुद्दा उठाया कि जनसंख्या जब भी असंतुलन होता है तो देश जो है वो टूट जाता है। जनसंख्या नियंत्रण समय की मांग है, हम इसके बड़े भारी पक्षधर हैं। चूँकि WHO के मुताबिक भी जो फूड क्राइसिस है आने वाले समय में बढ़ सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कई मुस्लिम बाहुल इलाके हैं जहां पर प्रजनन दर 1.4 है, कई हिंदू बाहुल इलाके हैं जहां प्रजनन दर 2.5 के आसपास है। लिहाजा जागरूकता भी बनाई जानी चाहिए और सब पार्टियां मिलकर के, सब समुदाय मिलकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी तैयार करें। ये जो कई की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह की बात जिस तरह से कही जाती है, लगातार ये बात कही जाती है कि एक समुदाय विशेष का, मुस्लिम्स का प्रजनन दर वो ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर, ये 73% वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है और उनकी प्रजनन दर 1.4 है। उत्तर प्रदेश हिंदू बाहुल प्रदेश है और उसकी प्रजनन दर 2.4 है। इस पर जो इसके विचारक हैं, मैं उनकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? कहां मिलके रहने वाली बात कर रहे हैं उसमें? वो आप बताइए, कौन सी बात आपको नजर आ रही है मिलकर रहने की उसमें? मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भागवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। आपका स्टेटमेंट एक कास्टिस्ट अपर कास्ट का कैसा आप एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह आप बोल रहे हैं कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे वो है ही नहीं, क्या जमाना वो।
इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत के हर शहरी को इक्वल सिटीजनशिप मिलना, मुसलमान भी वही कह रहा है, आप उसको पसंद नहीं करते। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा है कि इस्लाम बराबरी की बात करता है, श्रेष्ठता की बात नहीं करता। कमाल फारूकी ने कहा कि इस्लाम कहता है कि आपका धर्म आपके लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। मोहन भागवत की तरफ से एक बार फिर मुसलमानों को लेकर बयान दिया गया। इस बार उन्होंने कहा कि इस्लाम को और मुसलमानों को देश में कोई खतरा नहीं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी साहब। कैसे देखते हैं उनके बयान को? वो बता रहे हैं कि आप इस्लाम को और मुसलमानों को देश में कोई खतरा नहीं है। हम कब कहते हैं देश तो हमारा है, हमें क्यों खतरा होगा? आपस में भाईचारा है और किस फैमिली के अंदर झगड़े नहीं होते। देश हमारा है, मुल्क हमारा है, हम इसके वासी हैं, तो हमें बाहर की फोर्सेस से ख़तरा हो सकता है। अंदरूनी फोर्सेस के अंदर तो हमको मैकेनिज़्म है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैकेनिज़्म फेल होने लगता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा बड़ा स्ट्रांग है, तो हमें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एतमाद है। फिर जो इस तरह का बयान आया कि सुपरमेसी और बड़बोलेपन से मुसलमान दूर रहें, तो मोहन भागवत जी से आप क्या कहेंगे? ये क्या है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मोहन भागवत जी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कही बात, शायद उन्होंने बाकी उन तमाम लोगों के लिए कही है कि जो अपने मज़हब को एक बिल्कुल जैसे कि अननेचुरल तरीके से वो सुप्रीमेसी बनाकर पेश करके बाकी और दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हों, चाहे वो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों। मैं समझता हूँ कि वो इंसानियत के ऊपर भी जुल्म है, और वो सारे लोग बाग, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और कम्युनिटी हो, अगर वो कैसे करता है तो मेरे ख्याल से वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक इथोस को समझ ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो कोई सुप्रीम नहीं है, ना हिंदू सुप्रीम है ना मुसलमान सुप्रीम है, सब हम भारत के नवासी हैं, सबको बराबर के हुकूक है। मोहन भागवत जी तो बहुत कायदे की बात करते हैं। मुझे लगता है कि बयान कुछ तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, ना तो मुसलमान के दिमाग में ऐसा कोई खत सवार है कि वो अपने आप को सुप्रीमेसी का लिबादा ओढ़कर आगे बढ़ रहा है। और मैं नहीं समझता कि जहाँ तक हिंदुज़म का ताल्लुक है, हिंदुज़म तो बहुत विशाल रिलीजन है, वो तो इस तरह की बात को सोच भी नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। को एजुकेशन के विरोध में जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान पर साधु संतों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तीर्थराज प्रयाग में आयोजित होने वाले माघ मेले में कल्पवास कर रहे साधु संतों ने मौलाना अरशद मदनी के बयान को महिला विरोधी और शिक्षा विरोधी करार दिया है। साधु संतों का कहना है कि मौलाना अरशद मदनी ने को एजुकेशन के विरोध में बयान देकर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को जाहिर किया है। वृंदावन मठ के प्रमुख स्वामी शिव बटुक महाराज ने अपने बयान में कहा कि अरशद मदनी का यह बयान भारतीय समाज और संस्कृति के विपरीत है। ऐसी सबकी मानसिकता हो रही कि हमारा धर्म जो है एक उच्च स्तरीय बढ़ता जा रहा है, इसको कितना नीचे से नीचे ले जाऊं, तो ये मौलाना जी ने ऐसा कार्य करके कि हमारे धर्म में कहीं से कुठाराघात हो, इसलिए ऐसे लड़कियों को एक साजिश का षड्यंत्र रच करके कि हमारी लड़कियों के साथ, और जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो हमारे सनातनी वंश की परंपरा के बच्चे उनके प्रेम जाल में, साजिश में आकर के हमारे धर्म पर कुठाराघात करेंगे। हमारे अपने धर्म को अनैतिक और करवट करने के लिए प्रयास करने का हमेशा जाल साजिश बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने वीआईपी हज कोटा खत्म कर दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और हज कमेटी चेयरमैन का वीआईपी कोटा खत्म कर दिया गया है। हज कमेटी को 200 व्यक्तियों को अपने कोटे से हज के लिए भेजने का अधिकार इससे पहले था। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में विपक्षी दल एक मंच पर साथ आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए कई दलों को बुधवार को लेटर लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में समान विचारधारा वाले 24 दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत में लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 3,300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है।
यात्रा में सद्भाव और समानता का एक बहुत ही सरल और स्थायी संदेश है। भारतीयों ने सदियों से इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया है और ये हमारे संविधान में निहित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा कि गर्मी, सर्दी और बारिश में यात्री रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उन्होंने यात्रा के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। यात्रा की शुरुआत से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने हर समान विचारधारा वाले भारतीय यात्रा में आने के लिए हर को आमंत्रित किया। राहुल गांधी के आमंत्रण पर विभिन्न चरणों में कई राजनीतिक दलों के सांसद भी यात्रा के साथ चल रहे हैं। अब मैं आपको 30 जनवरी को श्रीनगर में आयोजित होने वाले भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब चरण की शुरुआत बुधवार से हुई। पंजाब में पदयात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला। किसानों, दुकानदारों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं से बात की। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब में कहा कि बीजेपी नफरत फैला रही है, लेकिन भारत भाईचारे, एकता और सम्मान के भाव में यकीन रखता है। यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है और इसीलिए ये यात्रा सफल हो रही है। ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है, इन सड़कों पे चढ़ता है। सीखने को बहुत मिला। किसानों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, बेरोजगार युवाओं से बात हुई, माताएं बहनों से बात हुई और जो आपका ज्ञान है उससे बहुत समझने को मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारी यात्रा है इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं। ये बोलने की यात्रा नहीं है, ये सुनने की यात्रा है। सुबह हम 6 बजे उठते हैं, पैदल चलते हैं तकरीबन 25 किलोमीटर। यहां पे शायद 7 बजे यात्रा शुरू होगी और हम 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं और फिर चलने के बाद 10-15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है, बोलने का नहीं है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल पर देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। तो वहीं बिहार सरकार ने इसके फायदे गिनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या है कास्ट सेंसस पर जारी सियासत के माने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने इस तरह से जातीय जनगणना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ होने की दलील दी है और राज्य सरकार से इसे लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। दरअसल बिहार में कास्ट सेंसस पर 6 जून 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बिहार में 2 फेज में जातिगत जनगणना हो रही है। पहले फेज में मकानों की गिनती और नंबरिंग की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज जहां बिहार में युवा सड़क पे लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है, बिहार के युवा देश के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर है। दूसरी तरफ बिहार की सरकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो कि पूर्णतः ही असंवैधानिक कार्य है। तो बिहार सरकार के इस असंवैधानिक कार्य के रोक लगाने के लिए भारत के एक आम नागरिक होने के कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया है, ताकि सरकार और कोर्ट बिहार सरकार के इस निर्णय को स्टे लगा सके और बिहार के आगे वाले युवा पीढ़ी को एक जातीय उन्माद से बचा सके। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। सीएम ने कहा कि पीआईएल समझ से परे है, कास्ट सेंसस से हर जाति की स्थिति बिहार में स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग तो कर रहे हैं अपने यहाँ का, सब जगह का लोगों का जानने का, फिर सबकी आर्थिक स्थिति का, हर चीज का एक जानकारी जो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उससे विकास के लिए तो सुविधा होगी।
अब ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी कहेगा फाइल कर रहा है, क्या उसको सेंस है? ये हमको समझ में कोई कभी सोच सकते हैं कि ये सब कोई चीज है? तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और जाति आधारित सेंसस कराए जाने के फायदे की बात कही। तेजस्वी ने कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे की बात कही है। भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती, इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है। और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है। जातिगत जनगणना को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं पर आ ठहरता है कि कास्ट सेंसस के बहाने लोकसभा चुनाव से पहले क्यों जाति आधारित जनगणना की सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी त्रासदी की भयावहता पर संदेह नहीं है, फिर भी जहां मुआवजे का भुगतान किया गया है वहां कुछ सवालिया निशान हैं। जब इस बात का आकलन किया गया कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार था, बेशक लोगों ने कष्ट झेला है, भावुक होना आसान है, लेकिन हमें इससे बचना है। अदालत ने कहा कि कल भी हमने पूछा था कि जब केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है तो क्यूरेटिव याचिका कैसे दाखिल कर सकते हैं। शायद इसे तकनीकी रूप से ना देखें, लेकिन हर विवाद का किसी न किसी बिंदु पर समापन होना चाहिए। 19 साल पहले समझौता हुआ था, फिर पुनर्विचार का फैसला आया, सरकार द्वारा कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं हुई। 19 साल बाद क्यूरेटिव दाखिल की गई है। 34 साल बाद हम क्यूरेटिव क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें, ऐसा सवाल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमें लगता है कि सरकार जो डेटा हमारे सामने रखती है उसके तहत भुगतान अधिक होना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि कल आप कह सकते हैं कि हवा भोपाल से बहुत आगे तक जाती है, हम भोपाल की सीमा वाले क्षेत्र को लाभ देना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। पीएम ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार प्रगति का जिक्र किया, साथ ही मध्य प्रदेश की तारीफ भी की। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश के रोड मैप बनाने की बात कही। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमपी के लिए उस लाइन का जिक्र किया जो गाहे बगाहे मध्य प्रदेश के लिए यूज किया जाता है। पीएम ने इसमें एक और शब्द जोड़ा, सजग। पीएम ने सजग कहकर एमपी के विकास पथ पर आगे बढ़ने की लालसा का जिक्र किया। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से गति देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी निवेशकों के सामने रखा। पीएम ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण देशवासियों की आकांक्षा ही नहीं बल्कि संकल्प भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों, एजेंसियों, इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपति का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ ही आत्मनिर्भर एमपी बनाने के लिए रोडमैप तैयार है। सीएम ने एमपी में निवेश के लिए बेहतर माहौल की बात भी कही है। उद्योग जगत यहां मंच पर विराजमान है। मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश से जाने माने उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। कल तक चलने वाले सम्मेलन से मध्य प्रदेश को निवेश की उम्मीदें हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सीएनजी के बढ़ते दामों के मद्देनजर ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा दिया गया है। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार द्वारा बढ़े हुए किराए की दरें भी जारी कर दी गई है। ये किराया सीएनजी से चलने वाले ऑटो और टैक्सी के लिए बढ़ाया गया है। कुछ समय पहले ही ऑटो और टैक्सी चालकों ने दिल्ली में किराए में
संशोधन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के बाद और इस आधार पर अब किराए में बढ़ोतरी की गई है, जिसके मुताबिक ऑटो का मीटर पहले 1.5 किलोमीटर के बाद 25 के बजाय 30 रुपए पर डाउन होगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपए किराया लगेगा। वहीं न्यूनतम 40 रुपए किराए के बाद नॉन एसी टैक्सियों के लिए यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपए देने होंगे। पहले यह शुल्क 14 रुपए प्रति किलोमीटर था, जबकि एसी टैक्सी का किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने हैदराबाद की आइकॉनिक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में लगे हैदराबाद पुलिस के विभिन्न स्टॉलों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीवी आनंद ने कहा कि प्रदर्शनी में आने वाले लोग इस स्टॉल पर उपलब्ध कर्मचारियों के साथ एक दोस्ताना बातचीत कर सकते हैं और खुद को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि बचपन से सड़क की भावना को विकसित किया जाना चाहिए। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मुख्य आरोपी शीजान खान की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। शीजान की जमानत पर अब 13 जनवरी को फैसला आएगा। तुनिशा शर्मा के वकील तरुण शर्मा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। तरुण शर्मा ने कोर्ट में कहा कि जिन दवाइयों को तुनिशा शर्मा को देने का मुद्दा शीजान के वकील ने उठाया, जो दवाइयां तुनिशा लेती थीं, वो जयपुर के एक डॉक्टर से फोन पर बातचीत के आधार पर दी गई और उस डॉक्टर से शीजान की मां ने ही संपर्क कराया था। उन दवाइयों को खाने के बाद एक्ट्रेस ने कोई आत्महत्या, खुदकुशी या किसी प्रकार से खुद को चोट पहुंचाने वाली हरकत नहीं की। तरुण शर्मा ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अली बाबा सीरियल में काम शुरू करने के बाद से ही तुनिशा के अपनी मां से अच्छे संबंध नहीं थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बेटी अपनी मां से दूर रहने लगी? इसका कारण शीजान और उसके परिवार के 3 सदस्य हैं। तुनिशा के जिस डिप्रेशन की बात कही जा रही है, यदि वो किसी प्रकार से डिप्रेशन का शिकार थी तो प्रतिदिन 12 घंटे काम नहीं करती और उसके काम से किसी को शिकायत भी नहीं थी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए यूटी और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। दीजिए इजाजत, नमस्कार।